गुजरात के अहमदाबाद के अंदर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन और उसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। कुछ समय अंतराल में कभी चुनाव, कुछ परिस्थितियों में ये सम्मेलन नहीं हो पाया था, इसलिए सम्मेलन शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। 26 नवंबर को संपूर्ण देश के अंदर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का सम्मेलन विशेष रूप से हमारे लोकसभा और राज्यसभा के संरक्षक माननीय राष्ट्रपति जी के उद्घाटन सत्र के से शुरू होगा। 25 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में ये सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति माननीय वेंकैया नायडू जी, राजस्थान के, गुजरात के राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कांग्रेस दल के सदन में नेता अधीर रंजन जी, संसदीय कार्य मंत्री सहित देश के पीठासीन अधिकारी उसमें उपस्थित होंगे। ये 71वां संविधान दिवस है, जिसका समापन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सम्मुख भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम संविधान की प्रस्तावना का संकल्प लेंगे और समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री हमसे जुड़कर हमारा मार्गदर्शन देंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। उनके अनुभव, उनका दीर्घकालीन अनुभव का लाभ भी हमें मिलेगा। ये सम्मेलन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने इस समय विषय रखा है सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का समन्वय से किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। भारत के संविधान में तीनों लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने अपने अधिकार दिए हैं। संविधान में अधिकार भी दिए हैं, दायित्व भी दिए हैं, और तीनों अंग मिलकर अपनी अपनी सीमाओं के अंदर संविधान की रक्षा का भी काम करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। हमारे संविधान बनाने वाले मनुष्यों ने जिनकी दूरदर्शिता, जिनका समर्पण दल से ऊपर उठकर देश के प्रति समर्पित भाव से उन्होंने जो संविधान बनाया है, वह विश्व का आज सबसे बड़ा संविधान भी है
और जिस संविधान के कारण आज लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। पिछले 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं का मतदान प्रतिशत हर बार बढ़ना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। देश की 300 विधानसभाओं के चुनाव होना, सत्ता का सहज रूप से हस्तांतरण होना, यह हमारे संविधान की शक्ति है, जिसने संविधान बनाते समय जनता को बीच में रखकर लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था दी थी, जो आज चली आ रही है। क्योंकि पीठासीन अधिकारियों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सभी राज्य विधानसभाओं में कानून बनाते हैं, संसद में कानून बनाने का काम हम करते हैं, और कानून बनाने के साथ साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इतना ही नहीं कि केवल मतदाता मत देकर इतिश्री कर ले, मतदाता नियमित रूप से अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाइयां, उनकी भावनाओं को जनप्रतिनिधि को बताता है, और विधानसभाओं में और संसद में जनप्रतिनिधि अपनी बात को अभिव्यक्ति करता है। यहाँ एक तरफ कानून बनाने का काम भी होता है, दूसरी तरफ से जनभावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हम सब अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं का, अनुभवों को, विचारों का, नवाचारों का साझा रूप से किस तरीके से हम लोकतंत्र को और मजबूत बनाते हैं, इसमें विचार विमर्श होता है। पिछली पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन उत्तराखंड में 19वां सम्मेलन उत्तराखंड की देवभूमि हुआ था। उस समय हमने 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। एक विषय था हमारा दल बदल कानून। दल बदल कानून में पीठासीन अधिकारियों का अहम रोल होता है। उसको हम दल बदल कानून को में क्या नया परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि एक हमारे पीठासीन अधिकारियों के अनुभव, विचारों को एक कमेटी में हमने बनाई, जिसमें सीपी जोशी जी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट पर भी हम इस पीठासीन अधिकारियों में समीक्षा करेंगे। दूसरा हमारा विषय था सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। हमारा मत था कि देश की जितनी भी लोकतांत्रिक संस्था हैं, चाहे राज्यों की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे संसद में लोकसभा और राज्यसभा हो, अभी तक जितने भी विधानसभाओं की और संसद की कार्रवाई है, वो एक प्लेटफॉर्म पर देश का व्यक्ति देख सके। और इसीलिए हमने सारे सिस्टम को इस तरीके से कंप्यूटराइज करने का निर्णय किया है, ताकि देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा की कार्रवाइयों को, पूर्ववर्ती को, वर्तमान को देख सकता है, संसद की कार्रवाइयों को देख सकता है, ताकि संपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। इसके लिए असम के विधानसभा के अध्यक्ष
हितेंद्र गोस्वामी जी को इसका अध्यक्ष बनाया है। और तीसरा विषय हमने उस अधिवेशन के अंदर किस तरीके से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, नियम प्रक्रिया के तहत चले, सदन में हंगामा न हो, सदन की कार्रवाई वैधान न हो, उसके लिए सभी विधानसभाएं और संसद एक जैसे कानून पर विचार करें। क्योंकि ये सब चुनी संस्थाएं स्वायत्तशासी संस्था हैं, सबको अपने अपनी विधानसभाओं में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन एक ऐसा कानून जो सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी संसद में रहे, जिससे हम सदन की कार्रवाई को बिना व्यवधान के चला सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष इस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उन कमेटियों की रिपोर्ट पर भी हम विचार विमर्श होगा, ताकि हम घोषणा पत्र के माध्यम से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेही बना सकें। मुझे आशा है कि इन संस्थाओं को मजबूत करने में देश की मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो समय समय पर सदन की कार्रवाइयों को लाइव भी जनता के सामने टीवी दूरदर्शनों के माध्यम से भेजते हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक अन्य साधनों के माध्यम से भी जनता के सामने इन कार्रवाइयों को देखने और पढ़ने का मौका देश को मिलता है। और गुजरात की इस केवड़िया के अंदर भी हम लगातार 2 दिवसीय इन्हीं सब विषयों पर हमारी तीनों लोकतंत्र के स्तंभ को, जिनके अपने अपने अधिकार रेखांकित किए गए हैं, उनपे आपसी सामंजस्य रहे, समन्वय हो, तीनों संस्थाएं अपने अपने अनुभव साझा करें और इस देश के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत और पारदर्शी बनाए, जनता के प्रति जवाबदेही बनाए। इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस महान पुरुषों की इस धरती से ये सम्मेलन एक नया संदेश लेकर जाएगा और हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और भारत के लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने में ये सम्मेलन योगदानकारी भी होगा, निर्णयकारी भी होगा। सर, 2 बात है। एक तो ये बीजेपी की सरकार आने के बाद लोकसभा की कार्रवाई में क्या क्या नया, इनको क्या सिस्टम कौन सी अच्छी बताई, वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात ये है, ज्यादातर आपने देखा होगा जो बहुमत वाली सरकार होती है उसका हमेशा कुछ ये तरीके से रहता है कि स्पीकर पास आउट करता है। तो क्या ये हो सकता है कि स्पीकर कोई पार्टी का ना हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज हो या कोई न्यूट्रल हो, ऐसा सिस्टम में लागू आ सकता है? हमारे संविधान बनाने वाले महान मनुष्यों ने संविधान बनाते समय बड़े सोच समझकर विचार कर इन प्रावधानों को रखा गया है। अब जब दुनिया के संविधान को देखेंगे, कई जगह संविधान है भी नहीं। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें दृढ़ता भी है, लचीलापन भी है। और इसीलिए संविधान बनाते समय उन महान ऋषियों को पता था कि जो हम आज संविधान बना रहे हैं, हो सकता है कि 25 साल 50 साल बाद देश की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना पड़े। और इसीलिए संविधान में 104 परिवर्तन भी हुए हैं। लेकिन संविधान परिवर्तन के अंदर भी ऐसा नहीं कि एक दल की सत्ता आ जाए, निरंकुश हो जाए।
इसलिए संविधान संशोधन जो होते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उस समय जो मौजूदा संख्या रहती है उसका 2/3 मेजोरिटी से वो संविधान संशोधन होते हैं। जो आपने सवाल उठाया कि किसी दल से चुना हुआ व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में स्पीकर का दायित्व निभाता है, ये बात सही है, लेकिन आप 17 लोकसभा के अंदर देख लें, अभी तक सभी माननीय अध्यक्षों ने सदन की गरिमा को ऊपर उठाने का काम किया है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सदन की कार्रवाई चलाते समय बिना किसी पक्ष विपक्ष के सबको साथ लेकर सदन चलाएं, क्योंकि सदन के अध्यक्ष होने के नाते हम संरक्षक भी होते हैं। इसलिए हर माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले, पर्याप्त समय मिले, और मुझे लगता है कि 4 सत्र अभी तक इस लोकसभा के अंदर हुए हैं। हर सत्र में हमने हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाई, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ठीक करी है, हमने प्रोसीजर भी ठीक किए हैं और हमने कोशिश की है कि प्रोसेस भी ठीक हो। और इसीलिए आप देख लें जितने विधेयक पारित हुए हैं उन सारे विधेयकों के अंदर डिटेल में चर्चा हुई है, संवाद हुआ है, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और जिसका बहुमत होता है सदन में मतदान के आधार पर वो बिल पारित होता है। लेकिन जब संविधान में संशोधन करना हो तो ये व्यवस्था हो और मूल संविधान के स्वरूप के अंदर कभी देश के में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता हो तो दोनों सदनों में पारित होने के बाद राज्य विधानसभा के 50 से ज्यादा विधानसभाओं में वो विधेयक या संकल्प पारित होने के बाद ही मूल स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे से कहीं न कहीं परिवर्तन किया जाता है तो न्यायिक समीक्षा का भी संविधान में उच्चतम न्यायालय को अधिकार है। वो न्यायिक समीक्षा करके कई आपने देखा होगा कई विधेयक पारित होने के बाद न्यायालय ने रोका है और न्यायालय के प्रति हमारा सबका सम्मान और विश्वास है। एक तो मैं आप 2 मेरे क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन ये है कि आप जिस राज्य में है उस राज्य की विधानसभा में कई सालों से अध्यक्ष का पद जो है वो देखते हैं। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, लेकिन उसी का एक ये पद है उसी के जरिए है, लेकिन वो नहीं दिया है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी दल बदल का जो धारा है उसको 10वीं अनुसूची की दल बदल कानून था, लेकिन गुजरात में हाल ही में 8 जगह पर उपचुनाव हुए, वो उसी वजह से हुए क्योंकि कुछ विधायकों ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या ये कमियां है कि जब गुजरात में कोई चुनाव आता है उसी के पहले उनकी अंतरात्मा जाग जाती है और वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और कोरोना जैसे संक्रमण के काल में भी यहाँ पर लोगों को चुनाव के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा। ये कैसी एक दल बदल कानून के तहत जब हमारी चर्चा हुई, संवाद हुआ, तो ज्यादातर माननीय सदस्यों का, पीठासीन अधिकारियों का मानना था कि दल बदल कानून के तहत पीठासीन अधिकारियों को असीमित अधिकार है और इसी चर्चा संवाद के अंदर अधिकतम पीठासीन अधिकारियों का मत था कि पीठासीन अधिकारियों के अधिकार सीमित हो और मैं इसीलिए इसकी कमेटी बनाई गई है। सीपी जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं और जो आपकी भावनाएं हैं कि दल बदल कानून को किस तरीके से ऐसा कानून बने जिसमें लोकतंत्र के प्रति आस्था बनी रहे, उसकी समीक्षा के लिए
एक कमेटी बनी है जो पहले विचार विमर्श करेगी, फिर सरकार के सामने कानून बनाने के लिए सुझाव देगी। उपाध्यक्ष के पद की एक व्यवस्था है, लेकिन ये कहीं, अब आप कहेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष क्यों नहीं, विधानसभा में लोकसभा में भी नहीं है उपाध्यक्ष। तो एक व्यवस्था है कि जब अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष उस व्यवस्था को संभाले। मुझे लगता है कि जहां जहां भी जब भी सरकार उचित समझती है और उपाध्यक्षों के चुनाव कराती रहती है। आपने बोला कि भाई पीठासीन अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जन भावनाओं को एक्सेप्ट करें और उसके तहत बिहेव करें। गुजरात में यहाँ कोरोना की पोजीशन बहुत हाई पे है और कल शाम को ही स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि मैरिज और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें 100 आदमी ही इकट्ठे हो सकते हैं। और यहाँ पे जनभावना ऐसी है कि पीपल इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन पॉलिटिशियन जो लीडर्स है, आपकी लीडर्स है, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये किस तरह उचित है? ये पीठासीन अधिकारियों का काम नहीं है, सरकार का काम है। नहीं, सरकार का पीठासीन अधिकारियों का काम है सदन को संचालित करना, उसकी कार्रवाई को चलाना। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि एससी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे पावर में ये पॉलिटिकल और कुछ कोई कार्यक्रम न हो। हाँ, और आपने अरेंज कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि कोरोना के संकट के समय देश में विधानसभाएं नहीं चलनी चाहिए, लोकसभाएं नहीं चलनी चाहिए, पीठासीन अधिकारी, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, हमारा दायित्व है। लोकसभा विधानसभा नहीं चलनी चाहिए, वो बात नहीं है। हाँ। केवड़िया में एक सेकंड, केवड़िया में जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपकी ये जो सम्मेलन हो रही है, उसमें सब फैमिली के साथ आ रहे हैं और 400 जितने ऑफिसर सब रुके हुए हैं। वो इवेंट किस तरह उचित है? गुजरात में हाँ, करनी हो। आपने जो कहा कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संविधान दिवस पर कोरोना के समय नहीं होना, ये आपका तर्क, ये कहना चाहते हैं? नहीं होना। निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि कोरोना के समय भी हमने संसद की कार्रवाई चलाई, निर्बाध रूप से कार्रवाई चलाई, विधानसभा भी, और ज्यादा देर तक 37 घंटे ज्यादा देर तक लोकसभा की कार्रवाई चलाई। 167% उत्पादकता रही। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने इस देश के प्रति संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए अधिकतम उपस्थिति सदन में रही, और इसी समय हमारा दायित्व बन जाता है कि देश में संदेश देने के लिए कि हम सब लोग इस देश के लिए पहले हमारे दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका पूरा करने के लिए पीठासीन अधिकारियों सुप्रीम कोर्ट ने भी नाम पड़ा है, ऐसे कार्यक्रम नहीं। वर्चुअल हो सकता था सर, वर्चुअल मैसेज हो सकता। आप मैसेज ये देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफिकेशन दे, इसके बीच में जो पब्लिक लीडर, जो चुने हुए लीडर्स है, हाँ, विधानसभाएं लोकसभाएं भी जब समय समय पर इसलिए चलती है कि समय समय पर हम, उस समय कोरोना संकट पर पूरी लोकसभा में डिबेट हुई 193 पर, विधानसभाओं में डिबेट हुई, अधिकतम राज्यों की विधानसभा चली। हमारा संवैधानिक दायित्व है, में इसको पूरा करना चाहिए। और इस परिस्थिति के अंदर भी मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संकट के समय भी अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए यहां पर सब लोग आए हुए हैं। मेन बात ये है कि नहीं, हमारी संसदीय समितियों की बैठक 54 संसदीय समितियों की बैठक लगातार चलती है। हम सामाजिक दूरी, सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमारे संसदीय दायित्वों को निभाते हैं, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग लगातार चलती है जिस पर विचार विमर्श होता है। किसी कारण से देश रुक न जाएगा, ये हमारे दायित्वों को तो हमें निभाना ही पड़ेगा।
देश के हित में। ये आपका जो प्रेस रिलीज का पहला पन्ना का आखिरी पैरा में आप लोगों ने बोला है, मतलब प्रेस रिलीज में बोला है कि डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ आपस में कोऑर्डिनेशन हो गए। तो डेमोक्रेसी के दूसरा स्तंभ मतलब चौथा जो है, हाँ, उसको आप लोग क्या बाहर कर दिए डेमोक्रेसी के बारे हाँ, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं। चौथे स्तंभ आप संविधान में चौथा स्तंभ संविधान के अंदर कहीं नहीं चौथे स्तंभ के बारे में नहीं लिखा है। चौथा स्तंभ का हम सब सम्मान करते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान के अंदर संवैधानिक दायित्व निभाने का काम कार्यपालिका का, न्यायपालिका, विधायिकी का है। सभी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतलब सुचारू संचालन के लिए एक काबिल हो। ज्यादातर लोकसभा की कार्यवाही लाइव प्रसारण होती है, विधानसभा की कार्यवाही को लाइव प्रसारण नहीं किया जाता। क्या आप मानते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा की कार्यवाही को भी लाइव प्रसारित करना चाहिए? और दूसरा, सभी विधानसभाएं अपनी अपनी स्वच्छता है, अपने अपने नियम प्रक्रिया बनाते हैं, लेकिन ऐसे नियम प्रक्रिया जिससे हमें लगता है कि सामूहिक रूप से ऐसी नियम प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे ज्यादातर समय सदन चले, सदन में व्यवधान न हो, इसके लिए हम विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन सबकी, अगर आपको संविधान में नियम प्रक्रिया परिवर्तन भी करना होगा तो नियम परिवर्तन उस विधानसभा के अंदर ही विधानसभा ही कर सकती है, संसद नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की रहती है, देश का करोड़ रुपए का खर्चा होता है और इसलिए सदन स्थगित न हो, बार बार में व्यवधान न हो, इसलिए निर्बाध रूप से चले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं नियम प्रक्रिया वो अपनी अपनी विधानसभा की स्वायत्तता है, जैसा विधानसभा निर्णय करता है वैसी कार्रवाई करता है। कॉन्फ्रेंस में कितना खर्च हो रहा है? कॉन्फ्रेंस का खर्च का अनुमान अभी नहीं लगाया जाता है। सदन के अंदर और सदन के बाहर जब भी कॉन्फ्रेंस होती है वह सब देश के हित में होती है और राष्ट्र के हित में सब काम जरूरी होते हैं और ये आवश्यक प्रक्रियाएं हैं देश के लोकतंत्र की। अगर हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे तो देश सशक्त नहीं होगा। सर, एक बात ये थी कि आप लोकसभा में हम सब देखते हैं, आप सबको बोलने देते हैं, लेट नाइट तक चलता है, जिनको जो क्वेश्चन करना वो करने देते हैं। यहाँ गुजरात में सर अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय, जब गुजरात विधानसभा अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस दे ना, जब गुजरात में पूछना आप एक प्रिंसिपल ले रहे हैं ना सर, एक एक्ट ला रहे हैं ना, आपने बोला ना कि जोशी, हम इस पर विचार कर रहे हैं। एक्ट का मतलब एक्ट नहीं ला रहे, सबको संविधान के अंदर सबको अलग अलग लोकतांत्रिक राज्य की विधानसभाओं को, देश की संसद को अपनी अपनी स्वायत्तता है। नियम और प्रक्रिया आप समझिए बात को, नियम प्रक्रिया तो वह विधानसभा ही परिवर्तन कर सकती है अपने विधानसभा के अंदर, लेकिन सामूहिक रूप से जब साझा अनुभव होते हैं, नवाचार होते हैं, उसमें से कुछ विचार विमर्श होते हुए समय लगता है कि ये ऐसी नियम प्रक्रिया है जिससे करने से हम ज्यादा निर्बाध रूप से कार्रवाई को चला सकते हैं, व्यवधान कम से कम कर सकते हैं। तो उसमें सामूहिक रूप से आग्रह करते हैं कि सब अपने अपने विधानसभा में नियम प्रक्रियाओं को परिवर्तन करें। सर, ये अगर नियमों में एकरूपता नहीं होगी तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता क्या है? अगर गुजरात विधानसभा अपना कानून बनाए, असम विधानसभा अपना कानून बनाए, राजस्थान अपना कानून बनाए, ये तो मानिए ये सब संविधान के अंदर संविधान के अंदर आपने देखा होगा मनुष्यों ने बनाते समय अपनी अपनी राज्यों को स्वायत्तता दी है, उनके अधिकारों को रेखांकित किए गए हैं। कौन से राज्य विधानसभा कानून बना सकती है उसकी अनुसूची चले गए, कौन सा केंद्र बना सकती है उसकी अनुसूची चले गए, कौन से राज्य और केंद्र बना सकती है उसकी अलग है। यूनिफॉर्मिलिटी कैसे चाहते हैं आप? यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है, अलग अलग राज्यों की सरकारों को और राज्य विधानसभाओं को स्वायत्तता है।
यूनिफॉर्म में हम कोशिश कर रहे हैं कि निर्बाध रूप से सदन चले, सदन व्यवधान न हो, सदन की कार्रवाई की प्रोडक्टिव हो। इसके लिए जो नवाचार होते हैं अपनी अपनी विधानसभा में, जैसे हम कोशिश करते हैं, उसमें से अच्छे नवाचारों को सामूहिक रूप से कमेटी फैसला करती है कि इन सुझावों को अगर विधानसभा मानेगी तो ज्यादा देर तक हम निर्बाध रूप से कार्रवाई को चला पाएंगे। हाल ही में गुजरात विधानसभा ने एक अच्छा सा डिसीजन लिया है कि 3 साल से ज्यादा की अवधि का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो आपके क्या ये लोकसभा में भी होना, वो विधानसभा के अध्यक्ष की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप पूछ लो। आप अभी विधानसभाओं में भी होना चाहिए। गुजरात मॉडल का रखी, मैंने कहा ना, हर विधानसभा की अलग अलग स्वायत्तता है। गुजरात में शायद ये पहली 5 साल पहले एक हुई थी। 5 साल पहले विधानसभा अध्यक्ष भी बता रहे हैं कि पहले हुई थी एक ना। तो इस बार भी ये पसंद किया गया है तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को प्रमोट करने के लिए क्योंकि ज्यादातर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश के वह सूत्रधार जिन्होंने भारत को विलय करने का एक काम किया है, जिसकी हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा मिलती है, इसलिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखी। कहीं नहीं घूमने का, हाँ, कहीं जाने वाले हैं। नहीं, वहीं सम्मेलन है हमारा स्टेच्यू। कहीं नहीं जाना। ना स्टेच्यू। धन्यवाद। sorry.